नमस्कार दोस्तों, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट के इस 7वें वीडियो में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस मार्क टेस्ट में कुल 25 प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। तो इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए हमने कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज। तो संपूर्णता से एक ही जगह अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी के, तो ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके हमें 9506742546 पर व्हाट्सअप कीजिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे दी जाएगी। इसी के साथ लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भी हमने एक टेस्ट सीरीज संचालित की है। अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो लोअर पीसीएस लिख करके इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा इस बार मध्यकालीन इतिहास से है। राणा कुंभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? तो राणा कुंभा से जुड़े हुए दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं और कौन से सही है यही बताना है। तो राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा मेवाड़ साम्राज्य के महान शासक थे। विजय स्तंभ लेख के रचयिता अत्रि एवं महेश को उन्होंने संरक्षण दिया था। तो देखिए, राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा मेवाड़ साम्राज्य के महान शासक थे, निश्चित रूप से सही है। विजय स्तंभ के लेख के रचयिता अत्रि तथा महेश को उन्होंने संरक्षण दिया था, ये भी सही है और इसलिए सी हमारा उत्तर है। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो राणा मोकल के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र जिन्हें कुंभकर्ण और जिनका प्रचलित नाम था राणा कुंभा, वो 1433 ईस्वी में चित्तौड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे थे। तो विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, 1448 ईस्वी में बनवाया गया और विजय स्तंभ लेख के जो रचयिता रहे अत्रि तथा महेश, उनको इन्होंने संरक्षण दिया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी इनसे जुड़ी हुई कि ये एक महान विद्वान थे जिन्होंने जयदेव गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। अगले प्रश्न पे हम आ गए। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। 3 ऐतिहासिक स्थल हैं, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाते है या है। ठीक है, तो देखिए ये उपरोक्त सभी भित्ति चित्रकला के लिए ही जाने जाते हैं। तो आइए व्याख्या देखें। तो अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र की गुफाएं तथा लेपाक्षी मंदिर अनंतपुर आंध्र प्रदेश अपने स्थापत्य शिल्प तथा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सांची स्तूप की रेलिंग में भी भित्ति चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसलिए तीनों के तीनों में ही भित्ति चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सी हमारा उत्तर था। अब अगले प्रश्न पे हम आ गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल 3 कथन दिए गए हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए। मिनांडर ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए और कुषाणों में बीम कडफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रवर्तन किया। पूछा यह जा रहा है कि इनमें से 1 व 2 सही है, 1 व 3 सही है, 2 व 3 सही है, सभी सही है। क्या है इसका उत्तर, ये बताना है। तो 3 के तीनों ही जो कथन है वो सही है। आइए व्याख्या देखें, बहुत सारी जानकारी इस व्याख्या से आपको मिलेगी। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है और भारतीय मुद्रा शास्त्र के जो जनक हैं वो जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया
और इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, जिनमें मिनांडर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों की शुरुआत की। सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के सातवाहनों द्वारा चलाए गए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित चंद्रवल्ली नामक स्थल से सातवाहनों के सिक्के मिलते हैं। सातवाहनों में सर्वप्रथम गौतमी पुत्र सतकर्णी ने आवक्ष छाती चित्र प्रकार के सिक्के चलाए और कुषाणों में बीम कटफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रवर्तन किया। अब आ गए अगले प्रश्न पे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर, जिसमें स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, वह कहाँ स्थित है? तो विठ्ठल मंदिर में जो खम्भे हैं, जो पिलर हैं, उसमें से म्यूजिक निकलता है। ऐसे आप करेंगे तो तबले की म्यूजिक, तमाम कई प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वर निकलते हैं। तो ये कहाँ पे है? बेल्लूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीनगर। तो सी इसका उत्तर है। चौथे का ये हम्पी में है। आइए थोड़ा इसके बारे में देखें। तो विजय विठ्ठल मंदिर हिंदुओं के प्रमुख देवता भगवान विष्णु को समर्पित है और प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय द्वारा इसे बनवाया गया था। तो और भी इसके बारे में डिटेल है। और सबसे महत्वपूर्ण कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह यानी हम्पी नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। पांचवें प्रश्न पे हम आ गए और ये भी आर्ट एंड कल्चर से ही प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से हमारा हो जाएगा इस मार्क टेस्ट में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में आईएएस में पूछा गया ये प्रश्न है। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है। क्या है ये पंचायतन शब्द? ये पूछा जा रहा है। ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, प्रशासनिक अधिकारी, ABCD। तो निश्चित रूप से मंदिर रचना शैली पंचायतन थी। आइए थोड़ा देखें व्याख्या इसकी। तो पंचायतन शैली मंदिर रचना शैली है और इस रचना में चारों कोनों पर सहायक मंदिर और मध्य में मुख्य मंदिर होता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में गुहाकार में स्थित श्री देव व्यमेश्वर मंदिर पंचायतन शैली का प्रमुख मंदिर है। और भी चीजें इसमें लिखी गई हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल मूवमेंट से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि भारत का विभाजन किस प्रकार से रुक सकता है। इसके संबंध में क्या कहा था माउंटबेटन से गांधी ने? स्वतंत्रता प्रदान करने की योजना अभी स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें और सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो ABCD में से C सही है। जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो इन्होंने कहा कि जिन्ना से ही कह दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। अगर वो प्रधानमंत्री ही बनने के लिए देश का विभाजन कर रहे हैं तो इससे विभाजन टल जाएगा। हालांकि उस समय स्थिति बहुत खराब थी। कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा था कि वो जो है मुसलमानों के प्रति अधिक झुकाव प्रदर्शित कर रहे हैं और सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। मुसलमानों के आगे दबाव में वो हो जा रहे हैं और झुक जा रहे हैं। तो नेहरू और खास करके पटेल ने गांधी के इस निर्णय का बड़ा विरोध किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या कहा था कि आप वर्तमान मंत्रिमंडल में को भंग कर डालिए और जिन्ना को अंतरिम सरकार बनाने का अवसर दीजिए। सदस्यों का चयन उन पर छोड़ दिया जाए। सभी सदस्य मुसलमान हो या न हो कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि जिन्ना प्रस्ताव मान लेते हैं तो कांग्रेस उन्हें अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देगी। केवल एक प्रतिबंध रहेगा, उनकी नीतियां सभी भारतीयों के लिए हितकर होनी चाहिए। जिन्ना को चाहिए कि वे मुस्लिम नेशनल गार्डों को भंग कर दें और सांप्रदायिक सौहार्द लाएं। तो निश्चित रूप से इसकी बहुत खिलाफत हुई कांग्रेस के अंदर, तो ये तो नहीं हो पाया। अगला प्रश्न आ गया। मुगल दरबार में सन 1770 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फरुख सियर से शाही फरमान प्राप्त किया? थॉमस पिट, विलियम हैमिल्टन, एडवर्ड स्टीफन, जॉन सरमन। बहुत बार रिपीट हुआ ये प्रश्न है। तो डी इसका उत्तर है जॉन सरमन।
तो जॉन सरमन के नेतृत्व में 1717 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। तो ये जो विलियम हैमिल्टन था यही चिकित्सक था। इसी ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। ये रोग कौन सा था कमेंट करके बताइएगा। और इसी से प्रसन्न होकर एक शाही फरमान जारी कर दिया गया फर्रुखसियर के द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकेगी। अगले प्रश्न पे हम आ गए। भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सीकरी नहर, कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो गंगा नहर गंगा सिंह के द्वारा जो है बनवाया गया, ठीक है। बीकानेर के महाराजा ये थे के प्रयासों से गंगा नहर का निर्माण सतलुज नदी का पानी राजस्थान में लाने हेतु 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर और पंजाब राज्यों के बीच सतलुज नदी घाटी समझौता हुआ। तो बहुत महान कार्य ये जो है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया। ये उस जमाने में किया गया जब देसी रियासतें थी, ठीक है। तो उसी में से एक रजवाड़े के राजा ये थे बीकानेर के। तो इसके बारे में पूरा जो है डिटेल लिखा गया है गंगा नहर के बारे में। आगे आ गए हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, इसलिए आप उत्तर इसका जरूर दे देंगे। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। आइए व्याख्या देखें। तो कोयले के 4 प्रमुख प्रकारों में एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें लगभग 94 से 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बिटुमिन्स में 78 से 86%, लिग्नाइट में 28 से 30 और पिट में 27 से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो कोयले में कार्बन की उच्च मात्रा कोयले की उच्च प्रज्वलन क्षमता का सूचक है। जितना अधिक कार्बन उतना अच्छा जो है वो जलेगा। भारत में सबसे प्रथम सफल आधुनिक कॉटन मिल, सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो निश्चित रूप से आसान प्रश्न है ये, और 10 का उत्तर हमारा जो है वो है बी, बंबई। आगे बढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पे हम आ गए। पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 370, 371, 371 का 265। तो ये तो हम जानते हैं कि ये रिलेवेंट नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत तो विशेष राज्य का दर्जा दिया ही गया था। इसके अलावा भी 12 राज्य ऐसे हैं भारत में जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से महाराष्ट्र और गुजरात को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है ये पूछा जा रहा है, और इसका उत्तर है अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो 11 का हमारा जो उत्तर है वो है बी, ठीक है। तो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, कौन कौन से राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है, इसका कहाँ पे जिक्र किया गया है ये भी जो है लिखा गया है, और किसे किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हालांकि 370 एकदम अलग व्यवस्था थी और ये एकदम अलग व्यवस्था थी, इसलिए 370 को तो इसमें नहीं मिलाया जा सकता है। आ गए हम 12वें प्रश्न पे। तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा से सही है? तो प्रजातंत्र का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन की देन है, ब्रिटिश संविधान इकहरा संविधान है, और ब्रिटिश कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो देखिए, प्रजातंत्र का संसदीय जो स्वरूप है वो तो ब्रिटेन की ही देन है। ब्रिटिश संविधान इकहरा संविधान है, तो ये भी निश्चित रूप से सही है। ब्रिटिश संविधान इकहरा संविधान है, और ब्रिटिश कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो नहीं, वहाँ संसद बहुत मजबूत है, तो न्यायिक समीक्षा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 1, 2 व 3 तीनों के तीनों सही हैं। आइए अब व्याख्या देखें। तो संसदीय शासन का उद्भव ब्रिटेन में हुआ, और इसीलिए ब्रिटेन को
ब्रिटेन की संसद को संसद की मां कहते हैं और ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल शासन की एक लोकतांत्रिक की संसदीय व्यवस्था है। इसे वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहते हैं संसदीय व्यवस्था को। ठीक है, तो ये कहाँ से नाम आया? तो लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर पर आधारित है, जहाँ पर ब्रिटेन की संसद स्थित है, वहाँ से ये। ठीक है, तो ब्रिटेन की संसद बेहद शक्तिशाली और सर्वोच्च है। एक मजाक ये किया जाता है इसके बारे में, इसकी ताकत के बारे में, कि एक पुरुष को स्त्री और एक स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है। और यहाँ का संविधान 11 है, यानी संपूर्ण ग्रेट ब्रिटेन के लिए एक ही है, एक ही नागरिकता है और एक ही कानून आदि को ये सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न पे आ गए। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। कुल 4 कथन दिए गए हैं। वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। वह भारत सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता होता है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता और जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो चयन करना है, इसमें से कौन कौन से सत्य हैं ये बताना है। तो 13 का हमारा उत्तर जो है वो बी है, 1, यानी वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। वह भारत सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता होता है, असल में ये गलत है। और बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, ये सही है। और जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह टिप्पणी नहीं कर सकता, ये भी सही है। और बी हमारा उत्तर है। यहाँ पर डिटेल में व्याख्या लिखी गई है, इसे जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत लाभदायक है आपके लिए ये, इसे पढ़िए। हम आगे बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व है? तो इन चारों में से पूछा जा रहा है, प्याज, मेथी की पत्तियां, लोबिया और इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से मेथी की पत्तियों में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व है। आइए व्याख्या देखें। तो कैल्शियम प्रचुर सब्जियां, करी की पत्तियां, मेथी की पत्तियां और मूली की पत्तियां। तो विटामिन ए आम, पपीता, परसिमोन, केला, विटामिन बी काजू, अखरोट, बादाम, अनानास, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, बेल, पपीता, काजू, ऐसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में रोग है और सूची 2 में कारण है। ठीक है, तो इसे हमें सुमेलित करना है। पैथोजीन यानी सामान्य जुखाम, डाउन सिंड्रोम, एथलीट फुट, डेंगू बुखार। ठीक है, तो हमें इसको सुमेलित करना है। डी देखिए इसका उत्तर है। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। आइए व्याख्या को देख लें। तो रीनो वायरस पैथोजीन नामक सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचारित होता है। डाउन सिंड्रोम, तो इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। यह अनुवांशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइथिन नामक विशेष फफूंद द्वारा होता है। डेंगू ये एक विषाणु जनित रोग है जो मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, आदि आदि। तो डी इसका हमारा उत्तर था। अगले प्रश्न पे हम आ गए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2, तो इको मार्क, हाल मार्क, रंग मार्क और एग मार्क। तो देखिए इसमें सुमेलित करना है। तो हाल मार्क तो बहुत फेमस है, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता। तो बी का तो 3 होगा। तो बी का 3 हमें कहाँ का मिलता है? ए में मिलता है, बी में मिलता है, यानी सी उत्तर नहीं होगा, डी उत्तर नहीं होगा। अब इसके बाद इससे आसान थोड़ा सा हमें दिखेगा इको मार्क, और ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए का 1 हमें कहाँ दिख रहा है? केवल ए में दिख रहा है। और 16 का हमारा जो उत्तर है वो ए है। ठीक है, आइए देखें। तो इको मार्क पर्यावरण गुणवत्ता, हाल मार्क स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता, रग मार्क बाल श्रम प्रतिषेध और एग मार्क कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं।
किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? इसका भार अमीरों और गरीबों दोनों पर समान पड़ता है। अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। तो 17 का हमारा उत्तर है सी, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। तो यहाँ प्रतिगामी कर व्यवस्था, अनुपातिक कर व्यवस्था, प्रगतिशील कर व्यवस्था सब यहाँ पे दिया गया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 में दिए गए विकल्पों में सतत विकास लक्ष्य के संबंध में से कौन सा सही नहीं है? तो 4 में से 3 सही हैं, 1 सही नहीं है, उसी की हमें पहचान करनी है। तो लक्ष्य 3 खाद्य सुरक्षा एवं धारणीय कृषि, ये सुमेलित नहीं है। लक्ष्य 3 क्या है? सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, ये लक्ष्य 3 है। ठीक है, तो उत्तर हमारा ये हो गया। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं सतत विकास लक्ष्यों से। अगले प्रश्न पे हम आ गए। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की घरेलू आयु 75,000 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को किसी भी राज्य का निवासी होना चाहिए। इन कथनों में से कौन सा से सही है? तो निश्चित रूप से ये तो गलत है। उत्तर प्रदेश की योजना में दूसरे को क्यों हिस्सा मिलेगा? तो 1 और 2 सही है और इसलिए 19 का हमारा उत्तर है 1 एंड 2। आइए व्याख्या देखें। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना रखा गया है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों व कमजोर वर्ग के लोगों को धन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत 3 करोड़ परिवारों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा कवर द्वारा 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शारीरिक क्षति होती है तो 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगले प्रश्न पे आ गए। यूपी से ही जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक सत्य सुमेलित है? तो 3 गलत सुमेलित है, 1 ही सही सुमेलित है और उसी की हमें पहचान करनी है। तो सबसे छोटा पक्षी विहार महावीर स्वामी, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा, सबसे पुराना वन्य जीव विहार ही चंद्रप्रभा है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये बेती में है, यही सही सुमेलित है। तो आइए देखें, ये सब पूछा जाता है, याद कर ले। तो सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बेहोशी कन्नौज, सबसे पुराना पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर मेरठ, सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी ललितपुर और सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा 1957 चंदौली में है। अगले प्रश्न पे हम आ गए। जनगणना से पूछा गया प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाले जिलों का सही क्रम क्या है? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आजमगढ़, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो इसका उत्तर है इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। आइए देखें। तो इलाहाबाद करीब 60 लाख के करीब, मुरादाबाद 48 लाख के करीब, गाजियाबाद 47 लाख के करीब, आजमगढ़ 46 लाख और लखनऊ 45 लाख। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चैन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। तो इसका उत्तर है नागालैंड और इसीलिए इस प्रश्न को हमने इस मार्क टेस्ट में रखा है, क्योंकि इन राज्यों की बातें थोड़ा कम होती है और इसलिए हमने इसे रख लिया। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चैन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है।
येलो चैन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता व्यक्ति स्वयं को पंजीकृत कर सकेगा। वह अपने उत्पादों, ट्रेंडों, कौशल और सेवाओं आदियों को अपलोड कर सकता है ताकि नागरिकों, खरीदारों तक उनकी सेवा या उत्पाद पहुंच सके। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान को शुरू किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ABCD में से उत्तर बताना है। निश्चित रूप से इसका उत्तर है 23 का C, आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है कि लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला राज्य जिसकी 3 राजधानियां होंगी, तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ABCD। तो निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश इसका उत्तर है 24 का C। देखिए कैसे किया गया। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी, तो यहाँ पर विधान परिषद होगी, और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो यहाँ हाई कोर्ट होगा। ठीक है। तो ये अंतिम प्रश्न, हाल ही में स्प्लैश डाउन की घटना घटित हुई। यह घटना संबंधित है अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट तक जरूरी सामान पहुंचाने से, मंगल ग्रह पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग से, अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर आगमन से और अंतरिक्ष यात्रा के विफल होने से। ABCD में से जल्दी से उत्तर बताना है। तो अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर आगमन से ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूरी व्याख्या इसकी लिखी गई है, ये आप जो है पढ़ सकते हैं। C इसका उत्तर है। और इस प्रकार से कुल 25 प्रश्नों को हमने जो है देख लिया है। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, या बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल या सुझाव होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके मेरे साथ इन प्रश्नों को हल किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।